अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में आप देखेंगे और इस लेक्चर में जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ या बैंकिंग के जो पोर्शन है रिटन टेस्ट का उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने इसमें डिस्कस करना है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिकॉज़ ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होंगी ये मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से हैं। तो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें से आपसे पूछा जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है सिलेबस में उन्होंने एक पार्ट रखा है बैंकिंग का। यहाँ बैंकिंग से मुराद ओवरऑल ओवरव्यू जो है वो कमर्शियल बैंकिंग का है, और बाकी इसके अलावा ZTPL की टोटल जो बैंकिंग है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो जॉब रिलेटेड में मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की जो जॉब है इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है ZTPL की लोन स्कीम और डिपॉजिट स्कीम। मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर का जो बेसिक इसमें जॉब इसकी जो फंक्शनिंग है उसमें दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो उसका जो फील्ड वर्क जिसमें उसकी लोनिंग शामिल है, दूसरा डिपॉज़िट। तो डिपॉज़िट जो है वो ओवरऑल तमाम बैंक का जो स्टाफ है उसमें इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जो लोनिंग स्कीम्स हैं, जो लोन है, रिकवरी है, वो डायरेक्टली मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर का ही काम होता है सिर्फ। तो जो लोन स्कीम है इनसे मुराद एक ऐसी स्कीम जिसके तहत ZTPL फार्मर्स को लोन देता है, और ये एक तरह की स्कीम नहीं होती, ये डिफरेंट काइंड्स की स्कीम होती हैं। तो उन स्कीम्स के नाम भी होते हैं, वो आगे चल के एक लेक्चर इस पर बना देंगे बिकॉज़ जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे जब आप लोग, तो वहाँ पर ZTPL की लोन स्कीम और डिपॉजिट स्कीम को डिस्कस किया जा सकता है आपसे। तो फ़िलहाल हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ZTPL की लोन स्कीम से क्या मुराद है और इसकी डिपॉजिट स्कीम से क्या मुराद है। लोन स्कीम ZTPL की वो होती हैं जिन स्कीम्स के तहत ये एक प्रोडक्ट होती है ZTPL की जानिब से, जो कि फार्मर्स को दी जाती है, फार्मर्स को लोन दिया जाता है इन स्कीम्स के तहत। तो जिसमें जो पुरानी स्कीम्स हैं वो मुझे याद, इसमें KDS था, किसान दो स्कीम, एक सदाबहार स्कीम था SBS, इसी तरह एक आज़ाद ज़री स्कीम थी, AZS उसको बोलते थे। तो ये इस तरह की स्कीम्स होती हैं जिनके तहत जो है वो फार्मर्स को लोनिंग की जाती है, और इन स्कीम्स में मार्कअप का भी डिफरेंस होता है। यानी जो फार्मर्स को लोन के ऊपर जो मार्कअप चार्ज किया जाता है वो हर स्कीम का डिफरेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। उसके रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से उसका जो मार्कअप रेट है वो वेरी कर जाता है स्कीम टू स्कीम। तो ये फार्मर्स की अपनी भी चॉइस हो सकती है, और बाद में जो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर होता है वो भी डिसाइड करता है कि फार्मर जो लोन लेने के लिए आया है इसकी ज़मीन के हिसाब से और इसके रीपेमेंट बिहेवियर के हिसाब से इसके लिए कौन सी ज़्यादा स्कीम जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है। तो लोन स्कीम से मुराद एक ऐसी स्कीम जिसके ज़रिए फार्मर्स को ZTPL की जानिब से लोन मिलता है, कर्ज़ा मिलता है, वो तमाम लोन स्कीम्स कहलाती हैं। इसी तरह डिपॉज़िट स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं ZTPL की, ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनके तहत जो है वो आम जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग फार्मिंग कम्युनिटी वो अपना पैसा जो है ZTPL में महफूज कर सकते हैं अकाउंट ओपन करा के। वो करंट अकाउंट्स भी हो सकते हैं, वो सेविंग अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक अकाउंट की दरअसल एक किस्म होती है जिसके तहत ZTPL जो है वो डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये तमाम वो डिपॉजिट स्कीम है, जिस तरह लोन स्कीम इंट्रोड्यूस होती हैं इसी तरह डिपॉजिट स्कीम्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस होती हैं जनरल पब्लिक के लिए, ताकि जनरल पब्लिक जो है वो ZTPL पर एतमाद भी करे और अपना पैसा ZTPL में भी रखवाए। इसको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी जो है उसको डिपॉजिट बोलते हैं, कि जब जनरल पब्लिक अपना पैसा किसी भी बैंक में महफूज करती है अकाउंट ओपन कराने के बाद, तो बैंक के लिए वो एक डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये तो ZTPL की लोन स्कीम और डिपॉजिट स्कीम्स हो गई। फर्दर जो है अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं तो ZTPL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर ZTPL की तमाम लोन स्कीम्स जो हैं वो जो इस वक्त चल रही हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल होंगी, और साथ में जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अक्सर पूछ रहे होते हैं ना आप लोग कि इसका सोर्स बता दें कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो ZTPL की लोन स्कीम और डिपॉजिट जो स्कीम्स हैं वो आपको ZTPL की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। दूसरा है पॉइंट आज का कोलेट्रल। आपसे पूछा जा सकता है कि कोलेट्रल से मुराद क्या है। तो आप इसको जब इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इंटरनेट पर जो गूगल है वो आपको इसका मीनिंग दिखाता है कि किसी भी चीज़ को प्लज करना
और उसके एवज़ वहाँ से रकम हासिल करना। यानी यहाँ पर ये बात साबित है कि जब ZTBL में कोलेटरल से मुराद एक ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है जिसको फार्मर्स जो है वो ZTBL में प्लेज कराते हैं और उसके अगेंस्ट में ZTBL उनको लोन देता है, कर्ज़ा देता है। और इस तरह जब वो कर्ज़ा वापस कर देते हैं बैंक को, तो फिर ZTBL उनकी जो प्लेज्ड रकबा होता है, ज़मीन होती है, उसको वो छोड़ देते हैं दोबारा से, वो फार्मर्स के नाम पे उसका इंतकाल हो जाता है बाद में। तो ये कोलेटरल दरअसल वो ज़मीन है जिसको एग्रीकल्चर लैंड को ZTBL अपने नाम पे वो प्लेज करता है लोन देने से पहले, ठीक है। तो ZTBL के लिए कोलेटरल होगी। तो इसको जो है वो मॉर्टगेज भी बाज़ औक़ात एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, प्लेज का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कोलेटरल जो है ओवरऑल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी जिसको MCL बोलते हैं। MCL का जो एब्रीविएशन जिस चीज़ का है वो है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। तो जो MCL है ये भी डिसाइड करनी होती है मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर ने। ये फार्मर टू फार्मर डिफरेंट होती है यकीनन। ये डिपेंड करता है उसकी एग्रीकल्चर लैंड और उसकी प्रोडक्टिविटी पर। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर जो तहसीलदार वगैरह होते हैं वो हर किसी की फार्मर की ज़मीन के हिसाब से उसके जो पासबुक होती है उसके ऊपर यूनिट्स अलाट कर देते हैं। जो अच्छी एग्रीकल्चर लैंड होती है जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है उसके यूनिट्स ज़्यादा होते हैं, बाकी के यूनिट्स अगर किसी की पैदावार कम है ज़मीन की तो उसके यूनिट्स उसी हिसाब से कम होते हैं। तो यूनिट्स के हिसाब से उसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सेट होती है कि रकबे की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से उसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है वो सेट होती है। तो ये सेट जो करना है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट को, ये भी मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट का मतलब ये होता है कि ZTBL फार्मर को मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है उस एग्रीकल्चर लैंड पर जिसको उसने मॉर्टगेज कराया है, ठीक है। तो ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको जो बताई हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़हन में रखें। अगर आपसे MCQs में नहीं पूछा जाएगा तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इसी चैनल पर जो है वो उस पर वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दूँ। थैंक यू।